हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें कि पिछले क्लास में हम लोग ओम्स लॉ और मतलब ओम्स लॉ से हम लोग स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और फिर वो लास्ट में हमने ओम्स लॉ पर ही खत्म भी किया था कल का क्लास, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन देखा था। फिर उसके बाद से ओम्स लॉ को भी हम लोगों ने स्टेटमेंट वगैरह देखा। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सारे टॉपिक्स को हमने कल के क्लास में कवर किया हुआ। तो बहुत ही अच्छा वो क्लास था। जो नहीं देखे वो जाकर के जरूर उसको क्लास को अटेंड कर ले, ठीक है। फिर आगे उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग कल रेसिस्टेंस यानी ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस के बारे में ही पढ़ रहे थे मुख्य रूप से। तो आज भी हम लोग का क्लास जो है वो उसी टॉपिक पे सेंटर्ड रहेगा। रेसिस्टेंस के बारे में आज भी हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिरोध के बारे में। तो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे, बताए थे आपको कि यह एक चालक तार का गुण है। जब किसी चालक तार से आवेशों का प्रवाह होता है तो आवेश के प्रवाह में वो रुकावट उत्पन्न करता है, और इसी गुण को हम लोग चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोधों के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा चीज जाना था। प्रतिरोध का जो सिंबल होता है, प्रतिरोध को अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में दिखाते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट में दिखाने के लिए प्रतिरोध को हम ऐसे एक सिंबल उसका बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, लाइंस खींच करके। तो ये प्रतिरोध का सिंबल होता है रेसिस्टेंस का, जिसको आर से वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब दो तरह के प्रतिरोध होते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू वाला, ठीक है, यानी जिसकी वैल्यू जो फिक्स्ड होगी कि ये 10 ओम का प्रतिरोध है, ये 15 ओम का प्रतिरोध है, या 20 ओम का है, तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। और एक प्रतिरोधक होगा जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी, वो वेरिएबल होगा। उसका मान जो होगा एक रेंज का होगा, यानी उसको कह दिया कि हाँ ये 10 ओम से लेकर के 100 ओम तक का ये रेंज हो गया, तो 10 ओम से लेकर के 100 ओम तक का वो काम करेगा। उसमें घटा करके बढ़ा करके हम उसका रेसिस्टेंस उसमें चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग ऐसे सिंबल उसका होता है, इस प्रकार से लाइन खींच करके एरो बना करके उसमें दिखाते हैं। इसको हम लोग रियोस्टैट भी कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेसिस्टेंस को रियोस्टैट भी कहा जाता है। और इसका एक सिंबल हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, जैसे ये हो गया, और इसमें हम लोग ऐसे एक लाइन खींच करके, तो ऐसे भी इसको हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग रियोस्टैट कहते हैं, रियोस्टैट या वेरिएबल रेसिस्टर्स, ठीक है ना, यानी परिवर्तनशील प्रतिरोधक हो जाएगा, ठीक है। और ये फिक्स्ड वैल्यू वाला हो जाएगा। तो कल हम लोग रेसिस्टेंस के साथ साथ रेसिस्टर्स के बारे में भी चर्चा किए थे। रेसिस्टर्स यानी रेसिस्टर्स क्या हो गया, वह युक्ति हो गई, वह डिवाइस हो गया। रेसिस्टर्स को हम लोग प्रतिरोधक कहेंगे, प्रतिरोधक, ठीक है, यानी वह युक्ति या वह डिवाइस, ठीक है, जिसका काम सर्किट में करंट को कंट्रोल करने का हो, धारा को नियंत्रित करने का हो, धारा के फ्लो को नियंत्रित करने का हो, तो उसको हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं, रेसिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो प्रायः जो होते हैं वो कुचालक पदार्थों के रेसिस्टर्स बनाए जाते हैं, जो कि प्रतिरोधक का काम करते हैं परिपथ में। तो कुचालक पदार्थों में सबसे अच्छा जो होता है, मतलब ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कुचालक होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो रेसिस्टर्स बनाते हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं, कार्बन के रेसिस्टर्स बनाए जाते हैं। और मार्केट में भी आपको कार्बन के बने हुए कमर्शियल रेसिस्टर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। और आप देखे होंगे कि जो भी आपके पास जो भी छोटा मोटा जो सर्किट होता है, जैसे कि आप इवन अगर आप जैसे मोबाइल का चार्जर है, पुराना हो, खराब हो गया, उसको आप खोल करके देखेंगे तो उसका जो सर्किट होगा उसमें आपको कार्बन के रेसिस्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कार्बन के रेसिस्टर्स होंगे कैसे, तो आपको इस प्रकार से वो कार्बन के रेसिस्टर्स होंगे, ऐसे एक, यहाँ से एक ऐसे एक इलेक्ट्रोड्स मतलब निकला होगा, जैसे ज्वाइंटर के लिए, ज्वाइंट कराने के लिए। और इसमें क्या होगा कि इसमें कलरफुल जो होंगे यहाँ पर स्ट्रिप्स बने होंगे, धारियां, जैसे एक धारी हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद से एक दूसरी किसी और कलर की धारी होगी, ठीक है, फिर उसके बाद से तीसरी किसी और कलर की धारी होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 या 4 उसमें धारियां जो होती है वो बनी होती है, ठीक है, 3 या 4 ऐसे धारियां बनी होती है। तो इस तरह से कलरफुल स्ट्रिप्स यानी रंगीन धारियां होती हैं। और रंगीन धारियों युक्त इस तरह का आपको एक डिवाइस दिख जाएगा सर्किट में, वही हमारा कार्बन रेसिस्टर्स होता है।
तो मार्केट में आपको कार्बन रेसिस्टर्स 1 ओम या उससे भी कम से लेकर के और लाखों ओम तक आपको रेसिस्टर्स मिल जाएंगे। तो सर्किट में जहां पर जिस तरह के रेसिस्टर्स की जरूरत होती है, जितना भी हमको ओम के रेसिस्टेंस की जरूरत होती है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सर्किट में उसको वहां पर यूज करते हैं। वो जिस वैल्यू का होगा उतना वैल्यू का रेसिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा उस सर्किट में। ठीक है, तो मार्केट में जो होते हैं वो कार्बन रेसिस्टर्स यानी फिक्स्ड वैल्यू वाले जो रेसिस्टर्स होते हैं वो कार्बन रेसिस्टर्स कार्बन के बने होते हैं। तो हम लोग कार्बन रेसिस्टर्स के बारे में ही आज पढ़ेंगे कि कार्बन रेसिस्टर्स में जैसे देखो यहाँ पर कलरफुल स्ट्रिप्स है, धारियां बनी हुई है। अब उसकी जो वैल्यू होती है, कार्बन का जो रेसिस्टर जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो उस रेसिस्टर्स पे कहीं नहीं लिखा रहता है कि उसकी वैल्यू कितना है, 100 ओम है, 150 है, 150 ओम है, तो जब 200 ओम है, कितना उस पर नहीं लिखा रहता। उसकी पहचान या उसका कैसे हम लोग करते हैं जानकारी, तो ये जो कलरफुल जो इस पे धारियां बनी होती है, इन धारियों के हिसाब से उसका पता लगाया जाता है कि उस कार्बन रेसिस्टर्स का वैल्यू जो होगा वो कितने ओम है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कोड्स है और उस कोड्स को जान करके, जैसे हर एक कलर का अपना अपना कुछ कोड्स है और उस कोड्स को जान करके आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि उस कार्बन प्रतिरोधक का मान कितना होगा। ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं कि उसका कलर कोड्स क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कलर यहाँ फेडिंग कर देते हैं हम लोग। कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स, यानी कार्बन प्रतिरोधक के कलर कोड। कार्बन प्रतिरोधक जो होगा उसका कलर कोड क्या क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें कलर का कुछ सीक्वेंस होता है। ठीक है ना, तो कलर का सीक्वेंस क्या होगा उसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले कलर को हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पर। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, ये आपका कलर होंगे। ठीक है ना, जितने भी मतलब कार्बन रेसिस्टर्स बनाए जाएंगे उस सभी कार्बन रेसिस्टर्स पे जो कलर होंगे वो कलर यही होंगे। ब्लैक से शुरू होगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। ठीक है, ये आपके ये कलर्स होंगे। अब इसके कुछ इसके कोड जो होंगे उसके कुछ कोड भी हैं, उसको हम लिखते हैं कि, ठीक है, अब इसके जो कोड होंगे, ठीक है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, जीरो से शुरू होगा। इसका जो कोड होगा जीरो। ठीक है, इसका कोड हो जाएगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये इसके कोड हो जाएंगे। और फिर मल्टीप्लायर भी होंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। ठीक है, गुणक भी। तो गुणक क्या होगा, इसका हो जाएगा 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 और 10⁻9। ठीक है, तो ये उसके मल्टीप्लायर्स हो जाएंगे, जीरो से शुरू होंगे और 9 तक ये जाएंगे। और पावर्स में भी जीरो से शुरू होंगे और 9 तक जाएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लायर्स हो जाएंगे। अब ये कलर का जो सीक्वेंस है वो हमेशा यही रहेगा। ये आपको कलर का सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि किस सीक्वेंस में कलर रहेगा। कोई भी कलर कहीं पे भी नहीं रखेंगे, ब्लैक से ऐसे जो सीक्वेंस लिखा गया है उस सीक्वेंस में रहेगा। अब इसको याद करने का भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कलर का सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ साथ टोलरेंस, टोलरेंस भी होगा कुछ, टोलरेंस। ठीक है, तो टोलरेंस में क्या होगा, तो अगर देखो जैसे गोल्ड, सिल्वर, एक मिनट, तो इसका अलग से लिख देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, गोल्ड, गोल्ड का हो जाएगा ±5%, ±5%, सिल्वर ±10%,
और नो कलर, यानी कोई कलर नहीं हो तो ±20%। ठीक है, तो ये टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस के लिए अलग से हमने यहाँ पे लिख दिया गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे अब इसमें देखो, अब ये तो कलर की कोड हो गए, ठीक है, उसका मल्टीप्लायर हो गया और फिर उसका टॉलरेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे और कैसे हम कार्बन रेसिस्टर्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो जैसे देखो, अब इसमें ये जो हमारा ये जो टेबल है, ये जो हमने बनाया है, ये कैसे वर्क करता है उसको समझते हैं। ठीक है, अब इस तरह से कार्बन, जैसे मान लो कि यहाँ पे पहला रेसिस्टर, ये पहला हमारा यहाँ पे, ठीक है, चलो देखते हैं इसको। ये मान लेते हैं कि हमारी पहली ये जो धारी है, पहला, फिर उसके बाद से ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और ये फिर चौथा, ऐसे 4 स्टेप्स हो गए उसमें। ठीक है, तो हाँ, अब ये 4 स्टेप्स हो गए। तो कोई भी कार्बन रेसिस्टर जो होगा उसमें 3 या 4 ऐसी धारियां होंगी। ठीक है, 3 या 4 बेसिक, उसमें 3 या 4 धारियां होती है। कभी कभी 3 रहेगा, कभी कभी 4 भी रहेगा। तो इसमें जो पहली जो 2 धारियां हैं, पहली जो 2 धारियां, ठीक है, वो उस कलर के कोड को रिप्रेजेंट करती है। उस कलर का जो जो जिस कलर का भी रहेगा उसका कोड क्या है, तो उसका कोड यहाँ से देख लेंगे और उसके कोड को लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से ये जो तीसरी धारी होती है, तीसरी धारी, ये इसके मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि ऑरेंज येलो हो गया तो येलो का मल्टीप्लायर 10⁴, ब्लू हो गया तो 10⁶। तो जो भी उसका मल्टीप्लायर होगा वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें गुना हो जाएगा। चौथी जो स्ट्रिप होगी वह उसके टोलरेंस, ठीक है, तो वह उसके टोलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियरली RANC होना चाहिए, टॉलरेंस। ठीक है, तो यह उसके टॉलरेंस को यानी सहन शक्ति को रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी टॉलरेंस कितनी है, ±5%, ±10%। तो मतलब टॉलरेंस का मतलब ये हो गया कि अगर सपोज करो कि कोई किसी का मतलब रेसिस्टर्स की जो वैल्यू आती है वो 100 ओम आती है, अब उसकी टॉलरेंस है यहाँ पर 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 10% अधिक तक का भी सहन कर सकता है। यानी 100 ओम है तो उसका 10% 110 हो जाएगा, तो 110 ओम तक का भी वो काम कर सकता है। तो प्लस माइनस मतलब माइनस ये 90 से लेकर के अगर माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, और प्लस करेंगे 10% तो 110 हो जाएगा। तो वो मतलब 90 ओम से लेकर के 110 ओम तक का उसकी टॉलरेंस है, उससे ज्यादा की वो सहन शक्ति उसकी नहीं है। ठीक है, तो ये टॉलरेंस का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी टॉलरेंस को जो होता है वो चौथा स्टेप जो होगा उसके टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब चलिए इसको यूज करके और एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग उसका रेसिस्टेंस का मान निकालेंगे। तो जैसे एक ये हम रेसिस्टेंस यहाँ पर लेते हैं, कार्बन रेसिस्टर्स, कार्बन रेसिस्टर्स ऐसे हम ले रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा धारी बनाते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम स्ट्रिप लेते हैं वो मान लेते हैं कि रेड का है। ठीक है, दूसरा जो स्ट्रिप ले रहे हैं वो मान लेते हैं कि ये येलो है। ठीक है, और तीसरा जो स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है, वो मान लेते हैं कि ऑरेंज है। ठीक है, ऐसे 3 स्ट्रिप हो गया। ठीक है, चौथा स्ट्रिप नहीं है। ठीक है, 3 ही स्ट्रिप है। ठीक है, तो 3 ही स्ट्रिप है। तो देखो अब यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहला अभी हम लोग क्या देखें कि पहले वाला जो दो हमारा स्ट्रिप होगा वह उसके कोड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पहले वाला जो दोनों होगा वो उसके कोड को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोड को रिप्रेजेंट करेगा तो रेड का कोड कितना है, 2 है, और बीच में येलो है, तो येलो का जो कोड है कितना है, 4 है। तो इस प्रकार से इस रेसिस्टेंस का मान यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 4, ये 24 हो गया। कलर रेड का 2 और येलो का 4। ठीक है, तो 2 और 4 24 हो गया। और फिर उसके बाद से देखो अब है मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर में हमारा ऑरेंज है। ठीक है, तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना है, 10⁻3। अब हम उसका मल्टीप्लायर देखेंगे, उसके कोड से मतलब नहीं है, मल्टीप्लायर देखेंगे। तो 10⁻3, तो अब इसमें क्या करेंगे, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये उस रेसिस्टेंस का मान हो जाएगा इतना। अब इसमें चौथी स्ट्रिप नहीं दी गई, चौथी धारी नहीं दी गई है। तो चौथी धारी नहीं दी गई है तो डेट मीन्स की जो टॉलरेंस है, चौथी धारी टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। और टॉलरेंस में अगर कोई कलर नहीं हो या कोई स्ट्रिप नहीं हो, तो कोई कलर नहीं है, तो उस स्थिति में उसका टॉलरेंस हो जाएगा 20%। तो डेट मीन्स की इसकी 20% यानी +-20%। ठीक है ना, +-20% उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नो कलर का मतलब यहाँ पर चौथी अगर स्ट्रिप नहीं है तो उसका टॉलरेंस 20% हो जाएगा। तो इस रेसिस्टर्स का मान इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ पे यहाँ चलो बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा। तो ऐसे ये हमारा रेसिस्टर, ठीक है। अब इसमें हम लोग कलर कोई कोई दूसरा चूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक ले लेते हैं व्हाइट, ठीक है। पहला स्ट्रिप जो हो गया हमारा व्हाइट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरा स्ट्रिप ले लेते हैं यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन हमारा एक स्ट्रिप हो गया। और तीसरा ले लेते हैं हम यहाँ पे रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा हमारा रेड हो गया, तीन, ठीक है। इसमें सिल्वर वगैरह तो नहीं है, चलो यहाँ ऐसे ही मान के चलते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा सिल्वर या गोल्ड के अप्रॉक्स है, तो इसको हम लोग गोल्ड मान करके चल रहे हैं कि ये जो है वो गोल्ड है, ठीक है। ये इसको हम लोग गोल्ड मान लेते हैं कि ये गोल्ड का स्ट्रिप है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हमारा व्हाइट है और दूसरा ग्रीन है। तो व्हाइट और पहली जो दो स्ट्रिप होगा वो हमको क्या बताएगा, कोड बताएगा, कलर का कोड बताएगा। तो व्हाइट, तो व्हाइट का कलर हो गया, व्हाइट का हो गया 9, और फिर दूसरा है और ये ग्रीन, ठीक है ना। तो ग्रीन का हो गया 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस यहाँ पर, तो 9 व्हाइट का और 5 हो गया ग्रीन का, तो 95 हो गया। फिर तीसरा जो स्ट्रिप है वो रेड है, और रेड जो होता है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है। तो रेड का जो मल्टीप्लायर होगा वो हो जाएगा 10⁻², तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻²। तो ये रेसिस्टेंस का मान हो गया। अब इसमें चौथा जो है वो गोल्ड का स्ट्रिप बना हुआ है, ठीक है ना, गोल्ड का। तो गोल्ड का स्ट्रिप बना हुआ है, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना हो जाएगा 5%, यानी चौथा स्ट्रिप टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और गोल्ड का है वो स्ट्रिप, तो इस तरह से गोल्ड का 5%, डेट मीन्स कि यहाँ पर प्लस माइनस 5% हम टॉलरेंस को लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से रेसिस्टेंस का मान हमारा निकल जाएगा 95 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5%। तो ये उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्रायः पूछा जाता है। ऐसे कोई स्ट्रिप ऐसे या कोई ऐसे रेसिस्टर्स बना दिया गया, कार्बन रेसिस्टर्स, उसमें कलरफुल बना दिया गया, या कलर नहीं भी दिया गया तो उसका नाम लिख दिया गया कि हाँ ये इस स्ट्रिप ये कलर का है, ये वाला इस कलर का है। तो उसके हिसाब से उसका रेसिस्टेंस का मान क्या होगा वो आपको निकालना रहेगा। कभी कभी आपका रेसिस्टेंस दे देता है तो कलर का क्रम भी पूछ लेता है कि हाँ इधर से बताइए कि कलर जो स्ट्रिप जो धारियां बनी हुई है वो धारियों का कलर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब एक और चीज जो आपको शुरू में बताए थे कि इस कलर को हम याद, कलर का ये जो सीक्वेंस है इसको याद कैसे रखें, क्योंकि कलर का सीक्वेंस यही रहेगा। तो कलर के सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, तो उसको हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं उस कलर के सीक्वेंस को, इसको मिटा देते हैं, ये आप नोट कर ले होंगे। तो ये हिंट्स है और काफी इंटरेस्टिंग हिंट्स है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंट्स क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी बी रॉय आर ओ वाई, जो भी कैपिटल में लिख रहे हैं, बी बी रॉय, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, BRI से लिखते हैं उसको, BRIETAI, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ wearing gold सिल्वर नेकलेस, ठीक है। ये इसका हिंट्स हुआ। अब इसको आप कैसे यूज करोगे इसको देख लो, कैसे इसको समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखो इसमें जितने भी कैपिटल लेटर है, बी बी रॉय में ROY, तो बी से क्या शुरू हो रहा है ब्लैक, फिर बी के बाद ब्राउन, फिर आर से रेड, ओ से ऑरेंज और वाई से येलो, ठीक है। उसके बाद से फिर ये यहाँ पर जी, ग्रेट में जी बड़ा आ गया, तो फिर ग्रीन, फिर ब्रिटेन में बी बड़ा आ गया, वहां से बी से फिर ब्लू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से भेरी का भी, तो वॉयलेट हो गया, और गुड का जी, तो फिर ग्रे हो गया, और वाइफ का W,
तो फिर ये व्हाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद से वियरिंग, उससे मतलब नहीं है। गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है, यानी गोल्ड टॉलरेंस 5%, सिल्वर टॉलरेंस 10%, नेकलेस यानी एन फॉर नो कलर, यानी उसका टॉलरेंस 20%। तो ये चीज आप ये सीक्वेंस मतलब ये सेंटेंस याद रखिएगा, ठीक है। तो आप कलर का कोड कलर जो है वो बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में लिख सकते हैं, और फिर उसका कोड तो 0 से शुरू करना, 0 से लेकर के 9 तक नोट कर लेना है। तो ये आप रखिएगा, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड बाय वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बहुत ही आसान है, सेंटेंस है, याद रखिएगा। तो इससे आपका कलर का सीक्वेंस कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब बस एक चीज ध्यान रखना है कि बी से आपका 3 कलर है, ब्लैक भी है, ब्राउन भी है और ब्लू भी है। तो ये ध्यान रखना है कि ब्लैक और ब्राउन, सबसे पहले ब्लैक से शुरू होगा, उसके बाद ब्राउन आएगा, फिर नेक्स्ट जो बी आएगा उससे ब्लू आ जाएगा। दूसरा चीज कि ग्रीन, जी से भी 2 कलर है, ठीक है ना, एक ग्रीन है और एक ग्रे है। तो ग्रीन पहले आएगा और ग्रे जो होगा वो बाद में आएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो बस यही है आपका ये उसका ट्रिक हो गया, हिंट्स हो गया, आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से और याद रखेंगे। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आपका बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे कल चलते हैं। फिर हम लोग अभी रेसिस्टर्स पे ही अभी हम लोग पढ़ेंगे, रेसिस्टर्स के बारे में ही। रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि ये तो चीज आप लोग 10th क्लास में पढ़ लिए होंगे, लेकिन आपके सिलेबस में है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन इसको कहेंगे हम लोग, प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है। अब प्रतिरोधकों का संयोजन 2 तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल में, ठीक है। पहला इन सीरीज, इन सीरीज यानी श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो उसको पहले हम लोग देखेंगे, फिर उसको ऐसे समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी हम लोग समतुल्य प्रतिरोध का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में कैसे प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे, तो जैसे मान लो कि ऐसे हमारा एक प्रतिरोधक हो गया ये R1, ठीक है, फिर उसके बाद से दूसरा प्रतिरोधक हो गया R2, फिर इसके बाद से ये तीसरा प्रतिरोधक हो गया R3, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये जोड़े जाए और जोड़ करके इसको क्या करते हैं हम कि एक सेल से हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर एक कुंजी यानी की लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से हम इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, तो ऐसे हम इसको कनेक्ट कर दिए। अब ये 3 रेसिस्टर्स है, एक रेसिस्टर्स का मान R1, दूसरे का मान हो गया R2 और तीसरे का मान हो गया R3। तीनों रेसिस्टेंस अलग अलग है, तीनों का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। और तीनों का ऐसे श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में कि एक के एक सिरे से दूसरे के पहले सिरे को, फिर दूसरे के दूसरे सिरे से तीसरे के पहले सिरे को, तो ऐसे हम जोड़ करके हाथ से हाथ ऐसे जुड़ा करके जब खड़े होते हैं तो वो हमारा श्रेणी क्रम बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम रेसिस्टर्स को भी ऐसे जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में ऐसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब एक सेल से जोड़ दिए, जो कि इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर टोटल प्रोवाइड कर रहा है, पूरे सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। और ये की हो गया, ठीक है ना, स्विच, तो ये ऑन कर दिया गया है, इससे करंट फ्लो कर रहा है। और मान लेते हैं कि इससे आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यही आई करंट इस R1 में भी जाएगा, फिर R2 में भी जाएगा, फिर R3 में भी जाएगा, और फिर यहाँ से बाहर निकल करके वापस आई करंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सभी में करंट का मान सेम है, लेकिन रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस का मान सबका अलग अलग है। तो करंट सेम है, रेसिस्टेंस अलग अलग है, तो डेट मीन्स कि इसके एक्रॉस जो विभवांतर होगा प्रत्येक प्रतिरोधक के एक्रॉस, ठीक है, उस सबका मान अलग अलग हो जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर नाम देते हैं जैसे ए, यहाँ बी, ऐसे यहाँ सी, और यहाँ पर फिर डी, ठीक है। तो अगर हम R1 के क्रॉस विभवांतर, तो उसके क्रॉस विभवांतर को हम V1 मान लेते हैं। उसी प्रकार से R2 के क्रॉस विभवांतर, इसको हम लोग V2 मान लेते हैं। R3 के क्रॉस विभवांतर, इसको हम लोग V3 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबके एक क्रॉस विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग अलग हो जाएगा?
क्योंकि करंट सब में सेम है बट प्रतिरोध का मान सबका अलग अलग है। तो अकॉर्डिंग टू ओम का नियम, ओम के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से यहाँ पर लिख सकते हैं, ओम के नियम से प्रत्येक प्रतिरोधक के परितः विभवांतर, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के परितः विभवांतर, तो विभवांतर के लिए फॉर्मूला ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर आई आर, नहीं ना कहता है। तो अब यहाँ पर पहले के लिए अगर देखेंगे तो उसमें देखो I तो धारा का मान तो सब में सेम है लेकिन प्रतिरोध का मान अलग अलग है। तो अगर I R1 हो गया तो इसके लिए विभवांतर हो जाएगा V1, V1 बराबर आई R1। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि दूसरे के लिए निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा आई R2, और इसी प्रकार से अगर तीसरे के लिए निकालेंगे V3 बराबर तो ये हो जाएगा आई R3। ठीक है, तो V1 बराबर आई R1, V2 बराबर आई R2, V3 बराबर आई R3। तो अब ये चूंकि तीनों विभवांतर जो है यही तीनों विभवांतर मिलकर के भी है, या ऐसे कहें कि यह भी जो विभवांतर यही तीन भागों में बट गया, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, तो तीन भागों में बट गया। तो अगर इन तीनों विभवांतर को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, V मिलेगा, यानी V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर हम यहाँ पर जोड़े तो ये हो जाएगा आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। ठीक है, तो ये हो गया V। अब इसमें से अगर I कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा V का मान, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि सपोज करो कि ये परिपथ में अगर हम तीन रेसिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं अलग अलग, ठीक है, तीन रेसिस्टर्स को बारी बारी से लगाते हैं। अब फिर हम सोचते हैं कि अगर तीन रेसिस्टर्स मिल करके 10 ओम या 20 ओम या 50 ओम का प्रतिरोध ये उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्यों ना हम तीनों को हटा करके एक ही 50 ओम का प्रतिरोधक वहां पर लगा दें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये तीनों मिल करके जितना हमको प्रोवाइड कर रहे हैं प्रतिरोध, वो तो क्या करते हैं तीनों हटा देते हैं और एक ही प्रतिरोध उतना का लगा देते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि इन तीनों को हम वहां से हटा करके और एक ही प्रतिरोधक हम वहां पर लगा दें, ठीक है, एक ही प्रतिरोधक अगर हम यहाँ से जैसे क्या करें कि यहाँ से कनेक्ट करें और एक ही प्रतिरोधक हम यहाँ पर लगा दें, ठीक है, और इसी सिरों पर, और इस सबको हटा दें, तो इस प्रतिरोधक को हम नाम देते हैं आर एस। एस लगा दिए इसलिए कि ये सभी सीरीज में रखी गई है श्रेणी क्रम में, इसलिए तो इस आर एस को इन तीनों का हम समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, ये जो आर एस होगा वो क्या होगा, इन तीनों प्रतिरोधकों का या इस पूरे संयोजन का वो समतुल्य प्रतिरोध होगा, यानी उसके बराबर का वो प्रतिरोध होगा, क्योंकि इन तीनों जितना मिल करके प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं उतना ही प्रतिरोध वो अकेले आर एस उत्पन्न करेगा। तो अगर हम आर एस को जोड़े, यानी यहां पर लिखें कि यदि आर एस समतुल्य प्रतिरोध हो, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध हो, ठीक है, तो आर एस अगर समतुल्य प्रतिरोध है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके लिए भी विभवांतर भी होगा, धारा उसमें भी आई जाएगी और प्रतिरोध का मान हो जाएगा आर एस। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ओम के नियम का उपयोग करके उसके लिए भी हमने ये इक्वेशन निकाल लिया। यहाँ पर भी हमने ओम का नियम यूज किया, वहां पर भी हमने ओम का नियम यूज किया, इसके लिए भी विभवांतर हमने भी यूज किया और इन सभी प्रतिरोधकों के लिए भी विभवांतर हमने भी ही यूज किया है। धारा इसमें भी आई जा रही है और वही धारा उसमें भी आई जा रही है। तो इसलिए अब समीकरण 1 और 2 का उपयोग करें। समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 तथा 2 से देखो दोनों का LHS भी है तो RHS भी इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा IRS और ये हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो फिर I से I हमारा कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों प्रतिरोधकों को ऐसे जोड़ देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध के बराबर उसका मान हो जाएगा। यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, तो सभी प्रतिरोधकों के सम के बराबर हो जाएगा। अगर मान लो ज्यादा प्रतिरोध हो तो ज्यादा प्रतिरोध हो तो उसमें क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस जितने भी होंगे सबको इसमें हम जोड़ते जाएंगे, n प्रतिरोध होंगे तो n तक उसको हम जोड़ देंगे।
तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध का मान जो होगा वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में हम लोग प्रतिरोधकों को जोड़ करके और समतुल्य प्रतिरोध इस फॉर्मूला के थ्रू या इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है, श्रेणी क्रम में यहाँ से फिगर से जब हम देखेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो भी धारा जाती है वो धारा सभी प्रतिरोधकों में सेम प्रवाहित होती है, एक समान धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अगर विभवांतर देखेंगे तो विभवांतर सभी प्रतिरोधकों के लिए अलग अलग है, किसी के लिए कम है किसी के लिए ज्यादा, यानी प्रतिरोधक के हिसाब से, ठीक है ना, धारा का मान ये प्रतिरोधक के हिसाब से विभवांतर का मान जो होगा सबका अलग अलग हो जाएगा, लेकिन धारा सब में एक ही प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये चीज है, प्रतिरोधक का मान भी अलग अलग है। ठीक है, अब इसका क्या हमको फायदा है और क्या नुकसान है, इसको जब हम लोग एक और हमारा कॉम्बिनेशन है पैरेलल में, जब हम उसको पैरेलल में पढ़ लेते हैं तब इसका फायदा और नुकसान हम लोग समझेंगे कि क्या उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स है। चलिए अब हम लोग समानांतर क्रम पे आते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा जो हो गया हमारा इन पैरेलल, इन पैरेलल समानांतर क्रम में। ठीक है, अब समानांतर क्रम में देखो कैसे करते हैं इसको हम लोग। तो 3 रेसिस्टर्स इसमें भी हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है, एक रेसिस्टर्स यहाँ पे, दूसरा एक और छोटा सा यहाँ पे हम ले लेते हैं, और फिर तीसरा यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करते हैं इसको हम लोग। और फिर यहाँ पर हम उसको एक सेल से, यहाँ पे एक सेल से उसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक हम लोग कुंजी यानी स्विच लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा कुंजी हो गया के, और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करेगा इस पे, और ये प्लस और ये माइनस हो गया। रेसिस्टर्स हो गए ये R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसमें देखो पार्श्व क्रम में ये कहे जाएगा या समानांतर क्रम कहा जाएगा पैरेलल में। तो इसके कैसे समझेंगे इसको, तो इसके तीनों जो रेसिस्टर्स है तो तीनों का जो एक मतलब देखोगे एक जो सिरा है वो एक बिंदु पे है, एक सिरा एक बिंदु पे, इस ए बिंदु पे मान लो, और तीनों का दूसरा सिरा जो है वो भी एक ही बिंदु पे है। ठीक है ना, अलग एक दूसरे बिंदु पे है, बी बिंदु पे। ठीक है, तो सभी जो है सबका एक पॉइंट पर, और एक सिरा एक पॉइंट पर, दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर ऐसे जोड़ा गया है। तो इसमें क्या हुआ कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो करंट मान लो कि इसमें आई फ्लो कर रहा है, तो जैसे वो जंक्शन ए पे आता है, करंट जंक्शन ए पे ए बिंदु पे आता है, तब यहाँ से देखो 3 रास्ते उसको दिखेंगे, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, और एक रास्ता ये। तो 3 अलग अलग रास्ते हैं, तो तीनों रास्तों में करंट फ्लो करेगा। तो पहले रास्ते में मान लो करंट I1, दूसरे रास्ते में करंट I2, तीसरे रास्ते में करंट I3, और इस प्रकार से ये तीनों में करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो करके, और फिर जब आएगा बी बिंदु पे तो फिर तीनों करंट आपस में ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर के फिर आई करंट यहाँ पर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर्किट में, इस तरह के सर्किट में कि इसमें प्रति विभवांतर नहीं बट रहा है, इसमें करंट बट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 4 ऐसे रास्ते हैं, तो जितने भी होंगे प्रतिरोधक उतने रास्तों में ये करंट जो होगा वो बट जाएगा। ठीक है, और ये कोई जरूरी नहीं कि बराबर ही बटेगा, अलग अलग बट सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस ब्रांच में किस शाखा में मतलब कितने करंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी आवश्यकता के हिसाब से जो करंट होगा वो उसमें बटेगा। जैसे इसमें देखो R1 में I1, R2 में I2, और फिर R3 में I3, ऐसे करंट जा रहा है, तीनों में अलग अलग करंट का मान है, और फिर आपस में यहाँ पर ये ऐड होकर के बी बिंदु पे फिर आई करंट टोटल हमारा मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो चीज बट रहा है ना उसी को हम लोग ओम्स लॉ से निकालेंगे पहले। जैसे पिछले में सीरीज में क्या था कि वहां पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता वो चेंज हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस बट रहा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस बट रहा था तो हम लोगों ने ओम के नियम से उसी को निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट में कि यहाँ पे करंट बट रहा है तो हम लोग करंट को निकालेंगे अब। ठीक है ना, जो बट रहा होगा उसी को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर हम लोग ओम का नियम यूज करते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ओम के नियम से, ओम के नियम से प्रत्येक प्रतिरोधक
में विद्युत धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विद्युत धारा, तो क्या लिखेंगे पहले के लिए, तो I1 बराबर V बटे R1, क्योंकि विभवांतर सबके लिए सेम रहेगा। एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि चूंकि सबको एक ही बिंदु से जोड़ा गया है, ठीक है, तीनों रेसिस्टर्स के एक सिरे को एक बिंदु से, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से, तो विभवांतर सबके लिए सेम, जितना R1 के लिए रहेगा उतना ही R2 के लिए रहेगा, उतना ही R3 के लिए रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल में हो, समानांतर में हो, तो विभवांतर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विभवांतर सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पर विभवांतर सबका सेम रहेगा, प्रतिरोधक अलग अलग है, तो इसलिए I बराबर V बटे R1। इसी प्रकार से अगर I2 का मान निकालें तो V बटे R2, और I3 का मान निकालें तो ये हो जाएगा V बटे R3, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चूंकि ये जो तीनों करंट को अगर हम जोड़े, तो तीनों करंट को जोड़ेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो क्या मिलेगा हमको, टोटल करंट हमारा I है, क्योंकि I ही तीन भागों में बट रहा है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा उलट करके ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर I1 का मान रख देते हैं V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, ठीक है। तो यहाँ से अगर V कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ऐसे, V कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है। तो ये हो जाएगा I का मान, ठीक है। तो यहाँ से हमने V कॉमन ले लिया और ये I हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ओके। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम पिछले में लिए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर ये जो तीन रेसिस्टर्स है, ये तीन रेसिस्टर्स मिल करके हमको जितना भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इन तीनों को हटा करके ये जितना भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उतने रेसिस्टेंस का अगर हम एक सिंगल रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा दें तो उसको कहेंगे इन तीनों का इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोधक, ठीक है। तो अब यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोधक को भी हम ऐसे यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे हम उसको जोड़ दिए, ठीक है ना, और समतुल्य प्रतिरोधक का नाम देते हैं आरपी, क्योंकि पैरेलल में जोड़ा गया इसलिए आरपी उसका नाम देते हैं। अब उसमें भी करंट जो जाएगा वो आई ही जाएगा, तो आई धारा उससे ही प्रवाहित होगी, पोटेंशियल डिफरेंस उसके लिए भी वी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं ओम के नियम से, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले, यदि आरपी समतुल्य प्रतिरोधक हो तो उसके लिए, तो करंट उसमें भी आई, तो आई बराबर V बटे आर पी, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। आई बराबर V बटे आर पी, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हम लोग बाकी प्रतिरोधकों के लिए यूज किया है, तो आई बराबर V बटे आर पी। तो समीकरण 1 और 2 से इसको देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पे, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 से दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS को इक्वेट कर देते हैं, तो V बटे आर पी बराबर V इंटू यहाँ पे V इंटू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है। तो यहाँ V से भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 1 बटे आर पी बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो इस प्रकार से जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल आ रहा है 1 बटे R के रूप में, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, उसका क्रम हो गया। तो जो भी हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो अलग अलग रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम होगा, यानी 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 ऐसे जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको 1 बटे RP के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि अगर मान लो 3 है, 3 से अधिक होगा तो फिर वैसे ही आगे हम इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सीरीज की तुलना में, अगर हम देखो सीरीज की तुलना में, तो सीरीज में क्या हो रहा है कि रेसिस्टर्स आपस में ऐसे ऐड हो रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऐसे ऐड हो रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर हम पैरेलल में देख रहे हैं तो 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रेसिस्टेंस जो होगा वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो घट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका मान घट जाएगा। लेकिन अगर सीरीज में हम देखेंगे तो सीरीज में मान जो होगा वो बढ़ जाएगा, सब ऐसे सम हो रहे हैं, तो सीरीज में मान जो होगा रेसिस्टेंस का बढ़ेगा, और यहाँ पर जो होगा पैरेलल में रेसिस्टेंस का मान यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान जो होगा वो घट जाएगा। तो ये अंतर होता है
अगर हम रेसिस्टर्स को, बहुत सारे रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़े तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और बहुत सारे रेसिस्टर्स को अगर पैरेलल में जोड़े तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस घटेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि रेसिस्टेंस जो होता है, किसी भी वायर का रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखते हैं हम लोग, एल अपॉन ए, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। अगर हम सीरीज और पैरेलल को यहाँ पर उससे रिलेट करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे पहले सीरीज को हम लोग देखते हैं। सीरीज में क्या हो रहा है कि रेसिस्टर्स को हम लोग ऐसे ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे ऐड करने का मतलब क्या होगा कि लेंथ हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज हो रहा है। जैसे 3 रेसिस्टर जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, 6 जोड़े, तो जितना ही रेसिस्टर जोड़ेंगे उसका लेंथ क्या होगा रेसिस्टर्स का, या जो भी होगा सर्किट में, तो उसका लेंथ इंक्रीज करेगा। तो लेंथ इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर देखो बिल्कुल इसके कंसिस्टेंट है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल, यानी लंबाई बढ़ती है तो रेसिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है। तो रेसिस्टर्स को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो लंबाई बढ़ जाती है, इस कारण उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो बिल्कुल जो हम लोग वहां पर पढ़े थे, ठीक है, उसके बिल्कुल संगत है। अगर पैरेलल में देखो तो पैरेलल में जैसे R1, R2, R3 रेसिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को ऊपर रख करके, तो एक दूसरे को ऊपर रखेंगे, और जैसे वायर है, वायर 3 वायर 4 वायर ऐसे ले लो और एक के ऊपर एक रख करके उसको ऐंठ दो, तो ऐंठ दोगे तो क्या होगा, उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। ठीक है, उसको तो उसका थिकनेस बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ जाएगी, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया के एक समान क्या होता है यहाँ पे, रेसिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी उसका जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए लिखने का मतलब क्या है कि उसके मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती, यानी अगर उसका मोटाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो घट जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज आ रहा है कि प्रतिरोधक को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो मान होता है वो घट जाता है। यानी यहाँ पर भी ये जो हमने कल पढ़ा हुआ था कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये बिल्कुल उसके संगत रिजल्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, बिहार बोर्ड में तो नहीं, सीबीएसई में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि मतलब सीरीज में प्रतिरोध को जोड़ने से उसका रेसिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है और पैरेलल में मतलब जोड़ने से क्यों घट जाता है, कम क्यों हो जाता है, तो उसका कारण यही है, उसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। तो सीरीज में लंबाई बढ़ जाती है तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया, और पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसकी मोटाई बढ़ जाती है, जिसके उसका प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है। तो आर प्रोपोर्शनल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, इसलिए उसका प्रतिरोध का मान घट जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से एक रिजल्ट हमको मिलता है। दूसरा कुछ और भी चीज हम लोग देखते हैं, सीरीज और पैरेलल को थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसमें। तो एक चीज और देखो, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर के इसको चल रहे हैं सीरीज और पैरेलल में। तो इन जैसे हम ये कंसिडर करते हैं, ये कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि R1 3 रेसिस्टर्स है, R1 इजक्वल टू R2 इजक्वल टू R3, और ये जो है R, इसको हम लोग R मान लेते हैं कि तीनों रेसिस्टर्स जो है वो, तीनों रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम इसको सीरीज में जोड़े, इन सीरीज, ठीक है, तो अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो आर एस बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, डेट मीन्स की प्लस आर यानी 3R, तो ये आर एस बराबर 3R, ये इक्वेशन 1। और अगर हम इसको पैरेलल में जोड़े, ठीक है, इन पैरेलल समानांतर क्रम में, तो अगर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/RP बराबर 1/R1, फॉर्मूला हमारा 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला हुआ। अब 1/R1 की जगह पर R, R2 की जगह पर भी R, R3 की जगह पर भी R, तो तीनों जोड़ेंगे तो 3/R। तो इस तरह से अगर RP का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा R/3। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल को देखोगे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करो, ठीक है ना, तो हम क्या पाते हैं कि वो सीरीज में जो हो गया वो 3R आ रहा है और पैरेलल में आ रहा है R/3, तो कितना कम हो गया, ठीक है, ये 3 गुना हो गया और 1/3 हो गया। अब अगर इसका हम रेशियो करें, ठीक है, अगर हम इसका रेशियो करें RS/RP, ठीक है, तो RS यानी 3R, और ये हो जाएगा R/3, तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 जाके ऊपर गुना हो गया तो 9 हो गया।
डेट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर एस और आर पी का जो रेशियो है, ठीक है, वो 9:1 है। यानी तीन रेसिस्टर्स जिसके मान इक्वल हो और तीनों को अगर हम सीरीज में जोड़े और फिर पैरेलल में जोड़े तो क्या पाते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो 9:1 के रेशियो में आएगा। डेट इज मीन्स इस सीरीज में जोड़ने पर 9 गुना अधिक हमको प्रतिरोध मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम पाते हैं। फिर एक चीज और देखो, यहाँ पर भी एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे, सीरीज और पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल में क्या क्या डिफरेंस है और क्या मतलब मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स है उसको समझते हैं हम लोग। तो जैसे सीरीज में क्या हो रहा है कि ऐसे हम लोग प्रतिरोधकों को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये सीरीज में हो गया, ठीक है, और पैरेलल में हम ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, पैरेलल में हम ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट जो आ रहा है वो तीन भागों में बट रहा है, ठीक है, तीन भागों में बट जा रहा है, जैसे I1, I2, I3, ठीक है, ऐसे तीन भागों में बट जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो करंट जा रहा है वो करंट सेम जा रहा है, सभी में एक ही करंट सब में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसका देखो बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे क्या है कि सब में चूंकि सेम करंट जा रहा है, तो अगर सपोज करो कि अगर मान लो कि तीन डिवाइसेज लगा दिए गए और करंट का रिक्वायरमेंट सबका अलग अलग है, ठीक है, मान लो कि एक बल्ब लगा दिया गया, एक पंखा लगा दिया गया और उसके साथ हम एक गीजर या एक मोटर या कोई और हेवी अप्लायंसेज हम जोड़ दें और सीरीज में जोड़ दें, तो क्या होगा, करंट तो अगर मान लो कि उसमें हम एसी लगा दिए हैं या कोई गीजर लगा दिए हैं तो अब उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको करंट चाहिए, ठीक है, लेकिन जो उस बल्ब लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, उसके करंट की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट कम है तो वो जो अप्लायंस होगा वो तुरंत खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट करंट की बहुत कम है और उसकी जो दूसरा जो है उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो जो होगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वैसे अप्लायंसेस को जो या जो घरेलू जो सर्किट्स होते हैं, ठीक है, वो घरेलू सर्किट्स कभी जो है हम सीरीज में नहीं जोड़ते हैं। घरेलू सर्किट्स हम कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ते हैं। जो भी घरेलू सर्किट्स जो हमारे वायरिंग किए जाते हैं घरों में, बिजली की वायरिंग, वो सब पैरेलल में होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मान लो कि तीन डिवाइसेज है या चार डिवाइसेज या जो भी अप्लायंसेज है, सब उसको अगर हम पैरेलल जोड़ते हैं तो पैरेलल जोड़ने का फायदा क्या होगा कि सबको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर गीजर चल रहा है तो गीजर को उसके हिसाब से करंट जाएगा, यहाँ बल्ब जल रहा है तो बल्ब के उसके हिसाब से करंट मिलेगा, पंखा को उसके हिसाब से करंट मिलेगा, कहीं फ्रिज लगा तो उसके हिसाब से करंट मिलेगा। यानी एक ही करंट सब में फ्लो नहीं करेगा, सभी अप्लायंस में अलग अलग करंट जाएगा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सभी अप्लायंस अपने अपने करंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना अपना वर्क करते रहेंगे, कोई अप्लायंस किसी दूसरे अप्लायंस को प्रभावित नहीं करेगा और सभी अप्लायंस सही रूप से काम करते रहेंगे, सर्किट में कोई खराबी नहीं आएगी। तो ये फायदा होता है, इसलिए हम लोग पैरेलल में सारे सर्किट्स को, घरेलू डोमेस्टिक सर्किट जो होते हैं वो सब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फायदा है, सीरीज में अगर सारे अप्लायंसेस को या घरेलू सर्किट्स को अगर हम सीरीज में जोड़ें तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस काफी बढ़ जाएगा। जो प्रभावी प्रतिरोध होगा, मान लो इसका R1, इसका R2, तो इसमें क्या होता है कि रेसिस्टेंस ऐसे ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ऐड होता है। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस यानी सर्किट का जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वो प्रभावी प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर हम पैरेलल में जोड़ें तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, और भी घट जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऐसे जोड़ने से क्या होगा कि प्रभावी प्रतिरोध जो होता है वो घरेलू परिपथ का बहुत ही कम हो जाता है, जिससे सर्किट पर लोड जो होता है बहुत ही कम पड़ता है, ठीक है। तो इसका एक बेनिफिट हमको ये भी मिलता है। तो इसलिए जो भी डोमेस्टिक सर्किट है वो इसी क्रम में यानी समानांतर क्रम में ही हम लोग जोड़ते हैं। एक और फायदा है, अगर सपोज करो कि हम सीरीज में डोमेस्टिक सर्किट को जोड़ दें, तो अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो प्रत्येक के लिए अगर क्या होगा कि अगर हम एक इसको इसको चलाने के लिए हम यहाँ एक स्विच लगाए हैं, इसके लिए हम यहाँ स्विच लगाए हैं, इसके लिए हम यहाँ स्विच लगाए हैं, क्योंकि सभी अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे स्विच लगाए। अब क्या होगा कि सीरीज में सपोज करो कि कहीं पर भी अगर हम स्विच को ऑफ किए तो वहां से आगे करंट का जाना बंद हो जाएगा, जहां पर ऑफ करेंगे आगे करंट जाना बंद हो जाएगा, पूरी सर्किट ब्रेक हो जाएगी और इस प्रकार से कोई अप्लायंस काम नहीं करेगा। यानी अगर चलाना होगा तो सब साथ में चलेंगे और नहीं तो सब बंद होंगे तो सभी साथ में बंद होंगे, ठीक है। तो ये हमारे व्यवहार के लिए सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं
पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में क्या होगा कि सबके लिए अलग अलग हम स्विच यहाँ लगा सकते हैं, अलग अलग सबके लिए स्विच लगा देंगे। अब अलग अलग स्विच लगाने तो अगर इसको हम ऑफ करेंगे तो सिर्फ ये बंद होगा, इस दूसरे तीसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसको बंद करेंगे तो सिर्फ ये बंद होगा, बाकी दो चलता रहेगा। इसको बंद करेंगे तो सिर्फ ये बंद होगा, बाकी दो चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये फायदा होता है, इसलिए हम लोग डोमेस्टिक सर्किट हमेशा पैरेलल में ही हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो 10th क्लास के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इंटर में बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं समझे होते, इसलिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि क्यों हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है ना, सभी अप्लायंसेस को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट मिलता है। ठीक है, स्विच हम सबको लिए अलग अलग यूज कर सकते हैं, और जिसको जब चाहे ऑफ कर सकते हैं, जिसको जब चाहे ऑन कर सकते हैं, और ये सारी सुविधा जो हमको सीरीज में नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चीज होता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस में और भी बहुत सारी चीजें आप लोग सीरीज और पैरेलल पढ़े। आगे के क्लास में हम लोग सीरीज और पैरेलल पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है सर्किट में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में, सीरीज में तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन पैरेलल में कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको समझेंगे। और बहुत सारा इस पर हम लोग ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को निकालने के लिए कुछ हम लोग सर्किट्स वगैरह को पढ़कर सर्किट्स पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ क्वेश्चंस इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हमारा रहेगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो जो भी है, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें कमेंट से बताइए, आपके कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।